कुछ घंटों की भूख हमें कमजोरी दे जाती है, सिर घूमने लगता है, देह इलेक्ट्रॉल और जूस मांगने लगती है। लेकिन एक शख्स 17 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठा है। 2-3 दिन तो बारिश हुई, लेकिन बाकी के दिनों में क्या उनके हिस्से आया? भद्दर गर्मी और पसीने से तरबतर कर देने वाली उमस। ऐसे हालात में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। मांग है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट की परीक्षाओं के लिए एक लीक प्रूफ व्यवस्था। वजन उनका लगातार गिर रहा है, ब्लड प्रेशर भी नीचे जा रहा है, खड़ा होना भी मुश्किल होने लगा है। लेकिन उससे भी मुश्किल है सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर की कौड़ी है, सरकार के किसी नुमाइंदे ने अनशन पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, उनसे संपर्क करना मुनासिब नहीं समझा। क्या सोनम वांगचुक इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? कब तक शरीर साथ देगा? और क्या सरकार बात करने आएगी या नहीं? सोनम वांगचुक पहले भी सरकार की मुखालफत अलग अलग मुद्दों पर करते रहे हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं। क्या देश के ऐसे नागरिक को मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? सरकार तो छोड़िए, विपक्ष भी पूरी तरह उनके समर्थन में आने से कतराता हुआ नजर आया है। इसकी वजह क्या है? आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। दिन की बाकी बड़ी खबरों पर भी अपडेट्स आपको देंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 24 दिन पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो स्टेज पर सीजेपी का एक बड़ा सा पोस्टर था। सेंटर स्टेज पर अभिजीत दीपके थे, उनके कुछ समर्थक थे। आज 14 जुलाई है, स्टेज का रूप रंग बदल चुका है, बैकग्राउंड पर लगा पोस्टर बदल चुका है। अब पोस्टर पर बड़ी सी इबारत लिखी है, हंगर स्ट्राइक। एक तरफ कुछ बच्चों की तस्वीरें रखी हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के कारण कहा जाता है कि अपनी जान दे दी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी मंच पर नजर आती हैं और इसी मंच के इसी स्टेज के कोने पर लेटे हुए हैं सोनम वांगचुक, जो बीते 17 दिनों से अनशन पर हैं। इस साल नीट की परीक्षा 2 बार हुई क्योंकि पहली बार में पेपर लीक हो गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। 20 जून को अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। लोगों को लगा कि धरना पहले की तरह उसी दिन शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन दीपके ने शाम को ऐलान कर दिया कि धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। शुरू में तो नहीं, पर कुछ दिन बाद इस प्रदर्शन में शामिल हुए सोनम वांगचुक और फिर उन्होंने अनशन का ऐलान कर दिया। कल तक सोनम वांगचुक का वजन 8 किलो से ज्यादा गिर चुका था। बीपी 107/70 और ब्लड शुगर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। कमजोर पड़ते सोनम लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। सीजेपी के अगुआ अभिजीत दीपके ने आज एक्स पर लिखा, सोनम सर की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। अब उनका शरीर कमजोर होने लगा है, मांसपेशियां घटने लगी हैं और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बाकी लोगों की तरह मैंने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहो, सरकार से पूछो कि वो बात करने को तैयार क्यों नहीं। और ये सवाल अब पूछा जाने लगा है कि आखिर सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार ने इस तरह की चुप्पी क्यों साध रखी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना या नहीं लेना ये सरकार का, कैबिनेट का फैसला हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है कि सरकार इस प्रदर्शन को और सोनम वांगचुक के अनशन को गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार के लिए ये जस्ट अनदर डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन देश की राजधानी के केंद्र में एक शिक्षक, एक एनवायरमेंटलिस्ट अनशन पर बैठा है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि महज 3.5 किलोमीटर दूर बैठी सरकार इस पर बात भी ना कर रही हो। अंदर खाने तो जरूर कुछ सुगबुगाहट हो ही रही होगी। क्या सोच रही है सरकार? कि जिस विषय को लेकर जो है वो धरना दिया जा रहा है, नीट एग्जाम, जो पेपर लीक का मामला था, नीट एग्जाम जो है वो 21 जून को हो चुका है। तो सरकार को लगता है अब ये जो मामला है इसमें कोई वो बहुत ज्यादा ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें वो इस प्रोटेस्ट में जाए। और अगर सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने जाएगा या प्रोटेस्ट में जो है उसके लिए समाप्त करने के लिए कोई मीडिएशन करेगा तो इससे मामला जो है और बढ़ता चला जाएगा। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट में जो है
वो जाकर मान मनोबल नहीं करती नजर आएगी, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस होता है। जब आप भूख हड़ताल पे होते हैं, रोज डॉक्टर रूटीन में आते हैं, आपका चेकअप करते हैं, हालात देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से इसलिए कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंच रहा है, तो उनको लगता है जैसे ही पहुंचेंगे एक तरीके से प्रोटेस्ट और लंबा चल जाएगा। और दूसरी तरफ इस्तीफा इसलिए नहीं, क्योंकि सरकार को इस बात का इल्म है कि अगर कहीं इस्तीफा हो जाए तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। और इसीलिए सरकार जो है इस पूरे प्रोटेस्ट से अभी तक अपने आप को दूरी बनाई हुई है। तो ये सरकार का सोचना हो सकता है, तस्वीर आने वाले समय में साफ हो जाएगी। लेकिन इस प्रदर्शन पर विपक्ष भी बड़ा चुप सा नजर आया है। कांग्रेस ने तो लगभग खुलेआम सीजेपी और उसके प्रदर्शनों का विरोध किया। 1-2 दिन पहले तक भी लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस प्रदर्शन का, सोनम वांगचुक का खुलेआम समर्थन नहीं किया। अपवाद आम आदमी पार्टी रही। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कल सोनम वांगचुक से मिलकर के प्रदर्शन का समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल ने 16 जुलाई को जंतर मंतर जाने की बात कही। हालांकि सनद रहे कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी को बैकडोर से समर्थन देने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन उनके सिवा अब तक किसी भी नेशनल या स्टेट पार्टी का कोई बड़ा नेता जंतर मंतर पर नजर नहीं आया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर लिखा, 9 और 10 जुलाई को मैंने और अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अलग अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के नेताओं को पत्र लिखे, उनसे अपील की कि वो जंतर मंतर आकर के देश के युवाओं और सोनम जी के समर्थन में खड़े हों। हमने उनसे मिलने का भी समय मांगा। इन पत्रों से पहले भी और उसके बाद भी कई नेताओं और उनके दलों के लोगों ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। कुछ नेता जंतर मंतर आए, जबकि कुछ ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि अब भी कई नेताओं के जवाब का इंतजार है। सौरव ने इस पोस्ट के साथ एक लिस्ट भी शेयर की जिसमें नितिन नवीन, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी समेत लगभग सभी बड़ी पार्टियों के 20 नेताओं का नाम है। मतलब सीजेपी का कहना है कि उन्होंने अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पक्ष विपक्ष की हर पार्टी से समर्थन मांगा है। बीजेपी तो जाहिर तौर पर समर्थन नहीं करेगी, पर विपक्ष के नेताओं की ओर से धीरे धीरे दबी जुबान से समर्थन आना शुरू होता दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे ने कल अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने आज वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की। उनकी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज आज जंतर मंतर भी पहुंची। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दीपके से फोन पर बात की। महुआ मोइत्रा ने भी उनसे बात की। शरद पवार के पोते रोहित पवार भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर किसी तरह के समर्थन का ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जा रहा है कि क्यों अब तक विपक्ष ने इस आंदोलन से दूरी बना करके रखी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब भी कॉकरोच जनता पार्टी पर चर्चा हुई थी। क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी विपक्ष की इस आंदोलन से दूरी बनाए रखने की? ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। मैं तो कहूंगा तो एक तरह से विपक्ष को वो एक साथ लाए हैं। केवल कांग्रेस पार्टी इस समय, कांग्रेस पार्टी हिचकिचा रही है इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने से। 2-3 कारण है। एक, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अभिजीत दीपके और उनके जो समर्थक हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये कहीं आम आदमी पार्टी का मूवमेंट है। जिस तरह से अन्ना हजारे का मूवमेंट आम आदमी पार्टी का था, उसी तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैंने एक कांग्रेस नेता से बात की, उन्होंने कहा आप हमारे एनएसयूआई का जो एजिटेशन है, यही परीक्षा को लेकर हम लोग भी मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसे कवरेज नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि उनका जो एक ये मुद्दा था, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, कहीं सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी उसे छीन ना ले, तो ये एक डर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को क्या है कि अभी भी अन्ना हजारे एजिटेशन की उनके मन में बात कि वही एजिटेशन ने उनकी सरकार को, यूपीए सरकार की को कमजोर किया था। क्या इस बार ये एजिटेशन विपक्ष को कमजोर करेगा? क्या कहीं बीजेपी से कोई साठगांठ है? पर ओवरऑल मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि ये जो युवाओं का जो एजिटेशन है, इसका राजनीतिक फायदा अगर वो सही तरीके से उठाए तो जरूर उनको मिल सकता है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि 17 दिन के अनशन के बावजूद उतना समर्थन नहीं मिल रहा जितने की उम्मीद थी।
जितना सोशल मीडिया पर दिखता है। शायद इसीलिए 20 जुलाई को एक मार्च निकालने की तैयारी है, उसका नाम दिया गया है चलो संसद। गौर कीजिएगा, 20 जुलाई से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। लोगों का समर्थन जुटाने के लिए एक नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील भी की गई, यानी सरकार की तवज्जो न मिलने पर अब प्रदर्शन को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथी सिद्धांत मोहन भी जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे। ग्राउंड पर उन्हें क्या दिखा, आइए देखते हैं। आपने अभी तक इस फेंस के बाहर का दृश्य देखा। फेंस के अंदर ये जो मंच है, मंच पे आपको सामने सोनम वांगचुक दिखाई दे रहे हैं। सोनम वांगचुक के साथ उनकी टीम, उनके साथ के लोग लगातार उनके अपडेट्स ले रहे हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, अगर आप इधर देख सकें तो लोग सोनम वांगचुक की तस्वीर लिए खड़े हैं। यहाँ पे सामने एक दान पेटी रखी है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा से जितना पैसा दे सकते हैं वो दे दें, न दें, वो उनकी मर्जी है। अगर आप देख सकें तो आशुतोष रंका यहाँ पे मंच पे खड़े होके पीछे खड़े हुए लोगों को आगे बुला रहे हैं मंच के पास। और उसके अलावा कुछ लोग जो इसके अलावा इस मंच से इतर, सोनम वांगचुक से इतर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनके भी हेल्थ अपडेट्स लगातार लिए और दिए जा रहे हैं। अगर आप देख सकें तो कुछ देर पहले यहाँ पे स्वरा भास्कर अभिनेत्री आई थीं और वो कुछ बातें कह के गई हैं मंच से। सोनम वांगचुक से मिली, मंच से उन्होंने जनता से बात की और उसके बाद वो यहाँ से चली गई हैं। और इसके अलावा कई सारे नेता जैसे प्रिया सरोज सपा सांसद कुछ देर पहले आई थी। मंच पे देख सकते हैं आप अभिजीत दीपके को, और उस ऊपर वाले मंच पे थोड़ी देर पहले तक सौरव दास और विजेता दहिया जो स्पोक्स पर्सन है वो भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कुल जमा कॉकरोच जनता पार्टी का शिराजा कुछ ऐसा है, माहौल कुछ ऐसा है। शाम के 7 बज चुके हैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है क्योंकि काम से छूटे हुए लोग यहाँ पर आने लगे हैं। कॉलेज और स्कूलों से छूटे हुए लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर जमने लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। ललन टॉप इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है और 20 जुलाई का प्लान इनका ये है क्योंकि 20 जुलाई सोमवार के दिन पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। तो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन है और उस दिन योजना ये है कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च किया जाएगा और उस मार्च में जो होगा वो तब की बातें हैं और हम उसे रिपोर्ट भी करेंगे। बहरहाल ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिद्धांत हूं, कैमरे के पीछे शुभम है। अब तक हमने आपको सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में बताया। छात्र संगठनों से जुड़े 6 स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेएनयू छात्र संघ, जेएनयू-एसयू के संयुक्त सचिव दानिश अली के अलावा आइसा के 5 कार्यकर्ता नेहा, मनीष, ऋषिकेश, दीपक और आमीन भी अनशन पर हैं। दानिश का ब्लड शुगर गिरने पर उन्हें पहले ही दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दीपक की भी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। छात्रों की स्थिति बिगड़ने लगी है। सोनम वांगचुक की सेहत भी अब चिंता का विषय बनती जा रही है। हमारी साथी अदिति ने इस पर डॉक्टर से समझने की कोशिश की कि अगर ये 17 दिन अनशन करने से, कोई भी व्यक्ति 17 दिन का अनशन करे तो उससे शरीर पर क्या असर पड़ता है, और अगर ये अनशन आगे भी जारी रहा तो शरीर के किन अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, हमारे शरीर को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। जब हम लंबे टाइम फास्ट कर रहे हैं या हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो बाहर से मिलने वाला ग्लूकोज बंद हो जाता है और बॉडी अपने रिजर्व्स को ही जला के काम करती है। पहले 1 से 2 दिन के लिए लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनता है, बट ये 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बॉडी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से बॉडी की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो टूटती हैं और धीरे धीरे फैट जलने लगता है। इससे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं। जैसे जैसे फास्टिंग का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ये रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, यानी कि ये जो खतरा है ये धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक तेज़ी से बढ़ता है और इसमें कोई तय समय सीमा नहीं है। बट अगर इस फास्टिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। भारत में भूख हड़ताल का लंबा इतिहास है। आज़ादी से पहले का महात्मा गांधी ने इसे सत्याग्रह का शक्तिशाली हथियार बताया था। उनकी करीब 20 भूख हड़तालें इसी भरोसे का सबूत हैं। भुलाया नहीं जा सकता क्रांतिकारी जतिन दास का नाम भी। 1929 में जेल में राजनीतिक कैदियों से अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। 63 दिन के 63 डेज के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भी कई मुद्दों पर भूख हड़ताल की थी। आज़ादी के बाद 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग उठी। पोत्ती श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की। अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
नतीजा बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इरोम शर्मिला की ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी हमने देखी है। मणिपुर में आफ्स्पा हटाने की मांग को लेकर उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल की। उन्हें जिंदा रखने के लिए प्रशासन ने नाक से फोर्स फीडिंग की। अन्ना आंदोलन देश की याददाश्त का सबसे ताज़ा आंदोलन है। 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी और खुद सोनम वांगचुक ने 2024 में लद्दाख के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। अनशन जो है हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनशन नैतिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा माना जाना चाहिए, अहिंसक हिस्सा माना जाना चाहिए। और वो हिस्सा आप आज़ादी से मत शुरू कीजिए, आज़ादी के पहले से शुरू कीजिए। गांधी का जो पूरा आंदोलन है वो अनशन का आंदोलन है। वो जब भी किसी बात पर नाराज होते हैं, किसी मुद्दे को लेकर खड़ा करते हैं, तो मोटे तौर पर वो अनशन पर बैठ जाते हैं। और वो सिर्फ सरकार के खिलाफ अनशन नहीं करते, वो अपने लोगों के खिलाफ भी अनशन करते हैं। यानी वो समझते हैं कि अनशन एक ऐसा नैतिक हथियार है किसी आंदोलन का जिसका दबाव बहुत भारी होता है और उसे खारिज करना आमतौर पर मुश्किल होता है। आमतौर पर सरकारें हों, वो अंग्रेजों की सरकार थी, तब भी वो पहले स्टेप पर उसे खारिज करती हैं। दूसरे स्टेप पर होता है उसका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं है। उसमें जो लोग अनशन में शामिल नहीं है वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तीसरा स्टेप आता है जब आप पर उनका दबाव दिखाई देने लगता है और उसमें यदि अनशन करने वाले का एक नैतिक चरित्र है, ज़्यादा मजबूती है, ईमानदारी है, तो वो बहुत प्रभावी हथियार के तौर पर मैं देखता हूं। और ख़ासतौर से हिंदुस्तान की राजनीति में अहिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार अनशन है। शायद सोनम वांगचुक और उनके साथ धरने पर बैठे लोगों को भी ये बात समझ में आने लगी है, अब दबाव बनाया जा सकता है। एक नज़र हम सोनम वांगचुक के जीवन पर भी डालते हैं, कैसे एक सक्सेसफुल इंजीनियर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। 3 इडियट्स देखी हो तो समझना आसान होगा। फिल्म में आमिर खान ने लद्दाख में रहने वाले जिस इन्वेंटर का रोल किया था, जो लाइमलाइट छोड़ करके बच्चे पढ़ाता था, आविष्कारों में लगा रहता था, आमिर का वो किरदार सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित बताया जाता है। वो 1 सितंबर 1966 को लेह जिले के उलेटे कपो गांव में पैदा हुए थे। बचपन बहुत अलग माहौल में बीता। गांव में स्कूल नहीं था। शुरुआती पढ़ाई माँ ने घर पर कराई। बाद में जब स्कूल पहुंचे तो भाषा की बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि घर में लद्दाखी भोटी बोली जाती थी, जबकि स्कूल में पढ़ाई के भाषा जो थी वो अलग थी। इस अनुभव ने उनके भीतर सवाल पैदा किया। सवाल ये कि क्या शिक्षा बच्चों की भाषा और ज़िंदगी से जुड़ी नहीं होनी चाहिए? यही सवाल आगे चल करके उनके पूरे काम की बुनियाद बना। उनके पिता सोनम वांग्याल कांग्रेस के नेता थे, बाद में राज्य सरकार में मंत्री भी बने। सोनम ने 1987 में NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। 1988 में अपने गांव लौटे। शिक्षा व्यवस्था बदलने की चाह लेकर के भाई और 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमोल नाम की इस संगठन की शुरुआत की। ये एक ग्रीन कैंपस था जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता था। मकसद लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, उन छात्रों को नई दिशा देना जो पारंपरिक शिक्षा वाली व्यवस्था में फेल माने जाते थे। यहाँ किताबों से ज़्यादा जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया जाता है। बाद में इसी काम से उन्हें देश दुनिया में ख्याति मिली। 1994 में सरकार को ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने में मदद की। ये सरकारी शिक्षा तंत्र में सुधार लाने का एक साझा प्रयास था। वांगचुक ने आइस स्तूप नाम का एक मॉडल भी तैयार किया था। बेसिकली ये पानी जमा करने के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स थे, जो कि लद्दाख की गर्मियों में पानी की किल्लत का एक समाधान भी थे। सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख के स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और PM मोदी को थैंक यू भी कहा। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय और भूमि अधिकारों की सुरक्षा मिले। लेह लद्दाख में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। हिमालयी पर्यावरण को अनियंत्रित इंडस्ट्रियल और टूरिज्म वाले विकास से बचाने की मांग भी उन्होंने उठाई है। इन मुद्दों को लेकर के कई बार प्रदर्शन किए, अनशन किए, लेह से दिल्ली तक पदयात्राएं भी निकाली हैं।
उनके हिस्से गिरफ्तारियां और सम्मान दोनों आए। 2018 में रेमन मैग्सेसे सम्मान मिला और पहली गिरफ्तारी हुई 2024 अक्टूबर में। तब वांगचुक और उनके साथियों ने दिल्ली चलो मार्च निकाला था। मुद्दा वही, लद्दाख के पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों को कानूनी सुरक्षा मिले। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें और उनके साथ चल रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, बाद में रिहा कर दिया गया। दूसरी बार गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुई, जब लेह में हिंसक झड़पों के बाद सरकार ने उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया। एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। वहां वो करीब 170 दिनों तक बंद रहे। मार्च में रिहा हुए वांगचुक जून आते आते जीवन की एक और मुश्किल लड़ाई लड़ने जंतर मंतर पर आकर अनशन पर बैठ गए। लेकिन सवाल यह है कि सोनम वांगचुक के अनशन से सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। 17 दिन हो गए। अगर अनशन कुछ दिन और चला और सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ने लगी तो आगे रास्ता क्या होगा? डेडलॉक ही चलेगा या सरकार को बात करने आना पड़ेगा? और अगर सरकार टस से मस नहीं हुई तो सोनम वांगचुक के पास क्या विकल्प बचते हैं? पहला काम आमतौर पर सरकारें क्या करती हैं, ये सरकार का मतलब नहीं है किसी भी सरकार में कि वो पहले उस अनशन को तोड़ाने की कोशिश करती हैं, दबाव देके कि आप अनशन तोड़ दें। नहीं होता तो फिर पुलिस ने उठा लिया, हॉस्पिटल ले गए, ये सब काम करते हैं ताकि उनका अनशन खत्म कर दिया जाए और तबीयत को कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि सरकारों को चिंता होती है कि जो अनशन पर बैठा है अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको निपटाना, उसको झेलना, उससे मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल काम होगा। तो सरकारों की पहली कोशिश होती है कि वो उस अनशन को खत्म करें, कई बार जिद की तरह से, कई बार राजनीति के हिसाब से, कई बार सामाजिक दबाव डालकर और कई बार आश्वासन देकर भी कि भाई ये काम अभी नहीं हो सकता। अनशन का मतलब ये नहीं कि जो कोई आपने मांग की है उसका फैसला उसी दिन हो जाएगा। आमतौर पर अनशन खत्म कैसे होते हैं कि कोई पहुंचता है, कोई बात करता है और वो ये भरोसा दिलाता है कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे और इस पर काम करेंगे, तो अनशन तोड़ने की स्थिति होती है। इसमें दूसरा पक्ष ये भी है, सरकार के अलावा जो अनशन पर बैठा है उसके लिए भी एक लिमिट है, उसके साथ जो लोग बैठे हैं, क्योंकि वो समझता है कि कोई भी अनशन आखिरी आंदोलन नहीं है, वो एक स्टेप है न, पहला है। पहला भी नहीं होता अनशन, उससे पहले बहुत आंदोलन कर चुके होते हैं, जब उसकी मांग पूरी नहीं होती है तब आप अनशन पर आते हैं। लेकिन अनशन भी आखिरी हिस्सा नहीं है, अनशन एक मजबूत हिस्सा है आंदोलन का। हो सकता है कि वहां पर जो गवर्नर साहब हों, एलजी साहब हों, वो कहें भाई मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं और मैं ये बात प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर साहब से, सरकार से रखूंगा। ऐसा होता है, ये नहीं कि आप समझ रहे हैं कि होम मिनिस्टर वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन वो एक स्टेप होता है, इसलिए इसको दोनों पक्षों की तरफ से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये नहीं है कि सरकार ही कोई दबाव में। जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो आंदोलन कर रहा है, उसको भी अपनी लिमिटेशंस पता है। यदि बहुत तबीयत खराब हो गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तो आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, नतीजा तो तब भी नहीं निकलेगा। आंदोलन के लिए खुद का रहना भी जरूरी है। यानी दबाव दोनों पर है, सरकार पर बात करने का दबाव है, इस मसले को ठीक से हैंडल करने का दबाव है, और सोनम वांगचुक पर भी है, क्योंकि अनशन को जारी रख करके अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेना, अपने जीवन को संकट में डालना, ये आखिरी विकल्प तो किसी के लिए नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद इस पूरे आंदोलन का भविष्य क्या होगा अगर वो अनशन टूटता है तो? कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अद्भुत फिनोमिनन है। ये जो अतीत की स्टूडेंट मूवमेंट्स या अदर मूवमेंट्स थी उससे नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि हम अलग ही जमाने में रह रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, कम्युनिकेशन का जमाना है, जो चीजें हमें पहले नहीं उपलब्ध थी। कि एजुकेशन में बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है उन्होंने, और उनको लोग मानते हैं, इंटरनेशनल फिगर हैं, हिंदुस्तान में उनकी पैठ है। जो 3 इडियट्स की कहानी थी फिल्म, उससे उनकी सारी कहानी देश के कोनों कोनों में गई थी। तो अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो ये छोटी बात नहीं होगी। और जहां सरकार ने गलती की है, मैं मानती हूं, किसी को तो भेजते, उनसे बात तो करते, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बात भी नहीं कर रहे हैं, टोटल इग्नोर कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का हक हमारे देश में है, हर नागरिक को है। अगर मैं आपके अपनी सरकार को ये भी नहीं कह सकती कि मैं दुख रही हूं, मुझे ये दुख हो रहा है, मेरे को पीड़ा है, आप इतना भी नहीं सुन पाएंगे क्या सरकार?
आप पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन अगर रखते पब्लिक ओपिनियन आप क्रिएट करते चले जाते मुद्दों पे, एक के बाद एक के बाद एक प्रेशर डालते पॉलिटिकल पार्टीज पे, और लोगों को लगता ये जेन जी को रिप्रेजेंट करता है, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिनकी वोट हमें चाहिए, तो हम इनको नकार नहीं सकते हैं। बहुत प्रेशर पड़ता, उसमें एक नेता की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें एक पार्टी चलाने में नेता और उसकी टीम की जरूरत है, एक नेता भी पर्याप्त नहीं है। तो उम्मीद है कि ये गतिरोध टूटेगा, सरकार भी पहल करे और सोनम वांगचुक भी अपने स्वास्थ्य को और ख़राब नहीं करेंगे। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वस्थ रहेंगे तो आगे और भी आंदोलनों की संभावना रहेगी। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी है सुर्खियों की। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, ये तय है, कितने की हुई है ये साफ नहीं है, पर आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक अनुमानित नंबर दे दिया। बोले कि गबन करीब 3 करोड़ रुपयों का हुआ है। फिलहाल अकाउंट वेरिफिकेशन का काम ठीक से चल रहा है। जहाँ तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूँ, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखो चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे, उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी ये असावधानी हो गई। मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। ये कपोल कल्पित है, ये झूठ है, ये अनावश्यक भी है और ये इस स्थिति में योग्य भी नहीं है। गोविंद देव ने अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज कर दिया। साफ कहा कि खुद अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि मुश्किल वक्त खजांची हैं सख्त। ऐसे समय में ट्रस्ट के साथ मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। बात चंपत राय के इस्तीफे की भी हुई। बोले कि उनका इस्तीफा किसी दबाव में नहीं, उनकी मर्जी से ही हुआ है। चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा को अंतिम मौका दिया गया है। उनके घर पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है। 3 जुलाई को नोटिस दिया था, तब उनके परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। अब की 15 जुलाई तक तो जवाब अगर नहीं आता है तो लवकुश का आधा बना हुआ घर सील कर दिया जाएगा। क्या कोरोना महामारी की फिर से वापसी हो गई है? एटलीस्ट खबरों में तो फिर से ये शब्द लौट आया है। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां 60 साल के एक बुजुर्ग और 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई। कान खड़े हुए क्योंकि 4 साल बाद कोविड-19 से 2 मौतें हुई। आंध्र प्रदेश से ही 8 नए मामले सामने आए। इसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा ने भी आंध्र प्रदेश से सटे जिलों में कोविड की निगरानी तेज कर दी है। खबर से मन में डर बैठ सकता है, लेकिन डरिए मत, सतर्क रहिए। डॉक्टरों का कहना है कि महामारी के खत्म होने के सालों बाद ऐसे कुछ मामले सामने आना नॉर्मल है। जिन 2 लोगों की मौत हुई वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे थे, बाद में वो कोरोना से भी संक्रमित पाए गए। मुंबई में मशहूर गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। 12 जुलाई तक अस्पताल में वो भर्ती थे, अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोविड अब एंडेमिक स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी हमारे वातावरण से पूरी तरह खत्म नहीं होगा। छिटपुट मामले आते रहेंगे। स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद होने का दावा कर रहा है। आप भी रहिए। जिनकी कमजोर इम्यूनिटी है वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, यानी तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करने में देर ना करें। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।